जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में आपको विंध्य पर्वतमाला के बारे में बताया था। इस क्लास में आपको बताएंगे दक्षिण मध्य उच्च भूमि के बारे में। पिछले क्लास में आपको विंध्य पर्वतमाला के बारे में बताया था। इस क्लास में आपको दक्षिण मध्य उच्च भूमि के बारे में बताएंगे, जिसका भाग है विंध्याचल व बघेलखंड पठार। इसमें देखेंगे दोस्तों इसका विस्तार कैसे हुआ है और इसका विशेषता क्या है। दोस्तों, इसमें सतना, इसका विस्तार, इसमें सतना रीवा, सतना और रीवा, ये आपका मध्य प्रदेश का जिला है। किसा? मध्य प्रदेश का। और मिर्जापुर आपका यूपी उत्तर प्रदेश का जिला है। तो सतना रीवा और मिर्जापुर के पठार शामिल है। किसमें? विंध्याचल व बघेलखंड पठार में या क्षेत्र में, जिसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो हमें मिल जाता है लगभग कितना? तो 150 से 1200 के बीच में आसमान है। इन क्षेत्रों का जो ऊंचाई है, पहाड़ी का ऊंचाई है, पठार क्षेत्र का ऊंचाई है, या असमान रूप में है। ये समान रूप से नहीं है दोस्तों। कहीं आपको 150 मिलेगा, कहीं 300 मिलेगा, कहीं की 600 या 1000, लेकिन अधिकतम जो ऊंचाई माना गया है वो कितना है? 1200 और कम से कम 150। इसका एक मानक बताया गया है 150 से 1200 के बीच आसमान इसकी ऊंचाइयां हैं। इसके दक्षिण में, इसके विंध्याचल व बघेलखंड के दक्षिण में नर्मदा सोन गर्दभ्रंश घाटी के दक्षिण में नर्मदा और सोन देखेंगे दोस्तों। नर्मदा जो आपकी है एक भ्रंश घाटी में नदी बहती हुई है। कहाँ बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहती है। तो दक्षिण में नर्मदा सोन गर्त भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा का पूर्व की ओर विस्तार हुआ है। जो सतपुड़ा की पहाड़ी का विस्तार हुआ है वह नर्मदा और सोन नदी के दक्षिण और पूर्व, दक्षिण में है सतपुड़ा। ये आपका हुआ नर्मदा, ठीक। और ऐसे ही आपका सोन नदी ऊपर की तरफ जाती है। अब नर्मदा ये रहा। अब नर्मदा से दक्षिण दिशा में और इसका विस्तार कैसे हुआ है? पूर्व की ओर। ये आपकी नर्मदा नदी है और ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा पहाड़ी है। हम देखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में, लेकिन इसका विस्तार कैसे हुआ है? तो पश्चिम और पूर्व दिशा में। सतपुड़ा का पूर्व की ओर विस्तार हुआ है। बेसिनों में स्थित, नदी बेसिन के में स्थित जो आपका सिंगरौली है, सिंगरौली और दूधी, ये तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां की ऊंचाई 150 से 300 है। और ये किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो ऊपरी गोंडवाना के क्षेत्र में। जो हमारा गोंडवाना है, अंगारा और गोंडवाना है, तो ये गोंडवाना लैंड का ऊपरी भाग है। गोंडवाना लैंड के टूटने से तो दक्षिण भारत का विकास हुआ, दक्षिण भारत बना हुआ है। तो दक्षिण भारत में जब हम देखेंगे गोंडवाना वाला क्षेत्र, तो गोंडवाना का ऊपरी भाग जो है उसी में हमें क्या मिल जाता है? सिंगरौली और दूधी, जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 150 से 300 मीटर है। जो कोयला, यहाँ विशेषता क्या बता रहा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको? निक्षेप। सिंगरौली और दूधी में कोयला का निक्षेप हमें सबसे अधिक मिलता है। कहाँ पे? सिंगरौली में। सिंगरौली में क्या मिल जाता है? कोयले का निक्षेप। कोयला निक्षेप से समृद्ध है। समृद्ध माने भरा हुआ। समृद्ध का अर्थ है भरा हुआ। किससे? कोयले से भरा हुआ है। नर्मदा और सोन के अतिरिक्त हम नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र में नर्मदा और सोन के अतिरिक्त इस क्षेत्र में हमें कौन कौन सी और नदियां देखने को मिल जाती है? तो कर्मनाशा, टोंस, केन, बेलंदरे नदियां प्रवाहित होती हैं। ये ऐसी नदियां हैं जो
नर्मदा और सोन के अतिरिक्त नदियां हैं जो हमारे बघेलखंड वाले क्षेत्र में बहती हैं। किसमें? बघेलखंड और विंध्याचल वाले क्षेत्र में क्या होती है? बहती है। कौन कौन सा नदी? कर्मनाशा, टॉन्स और केन, बेलंद्रे, ये नदी हमारी नर्मदा और सोन के अतिरिक्त बहती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, नर्मदा एक है, एक ताप्ती है, कहा जाए तो नर्मदा और ताप्ती, दोस्तों नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसे नदियां हैं, ये दो ऐसे नदियां हैं जो दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। किसके? दिशा के विपरीत। क्यों? क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे पहाड़ी से इसका कोई लेन देन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखा जाएगा जहां इसका उद्गम स्थल है वहां से इसे भ्रंश घाटी के माध्यम से ढाल किस दिशा में मिला है? तो पश्चिम दिशा की ओर मिला हुआ है। उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में इसे ढाल मिला हुआ है। किसे? नर्मदा और ताप्ती को। ये दोनों बड़ी नदियां ऐसी हैं दक्षिण भारत की जो अपने दिशा के विपरीत, सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर हिस्से से निकलती है और पहाड़ी के ढाल के अनुरूप करते हुए वो पूर्वी दिशा में बह जाती है। क्योंकि पश्चिम दिशा में हम देखेंगे चाहे हमारा हिमालय से निकली हुई नदियां हो, चाहे कि दक्षिण भारत या पठारी क्षेत्रों से, सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। लेकिन माही और नर्मदा, ताप्ती ये ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की दिशा से निकलती हैं और पश्चिम दिशा में जाके अरब सागर के खाड़ी में, अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। कहाँ? खंभात की, अरब सागर में एक स्थान है खंभात की खाड़ी, उसी खंभात की खाड़ी में दोनों नदियां जाके गिर जाती हैं। और एक विशेषता इन दोनों नदियों की और है, बाकी नदियां डेल्टा बनाती हैं लेकिन ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं दोस्तों। क्या? ज्वार नदमुख। कौन? नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी ऐसे हैं जो ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा ना बना के ज्वार नदमुख बनाती हैं। और ये अपने दिशा के अनुरूप बहती हैं, पूर्व दिशा में न बह के ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या हम बताने जा रहे थे आपको। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में विंध्य पर्वत माला के समानांतर, समानांतर मतलब जैसे आप देखेंगे दोस्तों एक लाइन ऐसे गया हुआ है, ठीक, एक लाइन मानो या कोई सड़क मान लो ऐसे गया हुआ है पूर्व पश्चिम से पूर्व के दिशा में एक रेंज में, फिर उसी के जस्ट बगल कोई एक और लेन बना दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? इसके समानांतर ये भी बनाया गया है। ऐसे ही विंध्य पर्वत के समानांतर, विंध्य पर्वत के समानांतर उसी के ही समान एक और पर्वतमाला है जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में एक तरफ नर्मदा है, दूसरी तरफ ताप्ती है और दोनों के बीच में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है क्या? सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पहाड़ी में, सतपुड़ा पर्वतमाला में हम देखेंगे कौन कौन से मेन चोटियां हैं, मेन पहाड़ियां हैं। तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा राजपीपला, एक पहाड़ी है जिसे हम राजपीपला नाम से जानते हैं। इसके बाद महादेव, फिर मैकाल, महादेव, मैकाल और राजपीपला पर्वतमाला शामिल है। इसके आगे देखेंगे दोस्तों तो धूपगढ़ एक पर्वतमाला है। क्या है? धूपगढ़ पर्वतमाला, जिसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो 1350 मीटर है। यह कहाँ पे है? तो पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी के पास में, मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसे पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं। तो उसी के पास में क्या है? धूपगढ़ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है 1350 मीटर,
कितना 1350 मीटर। सतपुड़ा पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, ये रहा आपका सतपुड़ा पहाड़ी। अब इसकी सबसे ऊंची अगर चोटी माना जाए, ये आपका ये रहा, कौन सा, ये सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो है, सबसे ऊपरी चोटी है, इसका नाम क्या है, धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़। कहाँ पे है, तो पंचमढ़ी के पास में। कहाँ पे, पंचमढ़ी के पास में। अगर पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कितना हम बताएंगे, 1350। तो धूपगढ़ पहाड़ी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, 1350 मीटर, या पंचमढ़ी के पास में है। सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है। एक बार दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट कर लें आप लोग, इसके बाद हम आगे और बताते हैं। अमरकंटक। क्या, अमरकंटक। दोस्तों ये सतपुड़ा का है दूसरा महत्वपूर्ण चोटी है। यहाँ से नदियों का उद्गम स्थल ये है, यहाँ से नदियां निकलती हैं। अमरकंटक, इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, 1064 मीटर। कितना, 1064 मीटर। यहाँ से नदियों का उद्गम स्थल है यहाँ पे। सतपुड़ा का पर्वतमाला का एक और महत्वपूर्ण चोटी है, महत्वपूर्ण चोटी है दोस्तों। अमरकंटक जो पहाड़ी है, यह दूसरा महत्वपूर्ण सतपुड़ा का चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है हम देखेंगे तो 1064 मीटर है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला का एक और महत्वपूर्ण चोटी है। यहाँ से नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहाँ पे कई 4 नदियों का यह उद्गम स्थल है अमरकंटक चोटी से। तो दोस्तों अगले क्लास में हम आपको और विस्तृत बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। हाँ, एक बात और कहेंगे, जो आपको समझ में नहीं आता है या कहीं दिक्कत होती है समझने में, तो आप प्लीज कमेंट करिए और बताइए। हम आपको विस्तृत फिर से दोबारा प्रयास करेंगे इससे बेहतर, इससे अच्छा बताने के लिए। दोस्तों कमेंट करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, और वीडियो आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जिससे सब्सक्राइब आप करेंगे चैनल को, तभी आपको डेली के डेली क्लास देखने को मिलेगा, और अच्छा सुगम क्लास जो सरल भाषा में आपको मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।